अच्छा देखें, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा टॉपिक है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग 2 लाइंस में मैंने टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन किया हुआ है। मैं ये बता दूं आपके कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एएस लेवल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एएस लेवल इकोनॉमिक्स का। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन रहे होते हैं और इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ रहा होता है और कभी कभार एक आध मार्क का डेटा रिस्पॉन्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री is the ratio of average export price index to average import price index. It is the rate at which two countries trade with each other. पहले मैं इस डेफिनेशन के दूसरे पार्ट को ले लेता हूं, जरा सा बात को सिंपल रखने के लिए। फर्स्ट करें कि अगर दो इकोनॉमीज बार्टर कर रही हैं और किसी दो सेट ऑफ गुड्स में ही कर रही हैं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंट्री को 1 sack ऑफ राइस दे रहा हूं और उसके बदले 2 sacks ऑफ व्हीट ले रहा हूं, तो मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड, मेरा एक्सचेंज रेट हो जाएगा कि 1 sack ऑफ राइस अगेंस्ट 2 sacks ऑफ व्हीट. That would be the exchange rate. The rate at which we are exchanging goods and services is 1 rice for 2 wheat. और मैं उसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड कहूंगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड is the exchange rate at which two countries are trading with each other. यानी ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मैं अज्यूम करूं कि हम बार्टर कर रहे हैं और कोई कंट्री किसी दूसरी चीज को एक चीज दे रही है और दूसरी चीज ले रही है, और लेट सपोज वो 1 sack ऑफ राइस दे के 2 sacks ऑफ व्हीट ले रही है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है जिस पर ट्रेड हो रहा है कि एक राइस दे के 2 व्हीट मिल रहे हैं, उसी को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहेंगे, राइट? बिकॉज इट इज द रेट एट विच टू कंट्रीज आर ट्रेडिंग विद ईच अदर. लेकिन हमें मालूम है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अब हम बार्टर नहीं करते, अब हम चीजें एक दूसरे को बेच रहे होते हैं. तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम अगर ये बात करें कि हम एक्चुअली जो हमारी एक्सपोर्ट प्राइस है और जो हमारी इंपोर्ट प्राइस है उसे कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि हम क्या दे रहे हैं दूसरे से वो चीज खरीदने के लिए जो हमें चाहिए, और वो हमें कितने पैसे दे रहा है वो चीज खरीदने के लिए जो उसे चाहिए. तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड वो होगा. क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैं राइस एक्सपोर्ट कर रहा हूं और व्हीट इंपोर्ट कर रहा हूं, और राइस की प्राइस है 200 रुपीज पर केजी और व्हीट की प्राइस है 100 रुपीज पर केजी. तो इसका मतलब ये है कि मैं 200 रुपए की चीज बेच रहा हूं और 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं. इसका मतलब जो है वो ये है कि मेरी एक्सपोर्ट प्राइस मेरी इंपोर्ट प्राइस को मोर देन, यानी कि डबल फाइनेंस कर सकती है. 200 रुपए का राइस बेचकर मैं 100 रुपए का व्हीट खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 किलो राइस बेचकर 2 किलो व्हीट खरीदने की पोजीशन में हूं, और मैं ये कहूंगा कि यार मेरे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो फेवरेबल अच्छे हैं, क्योंकि मैं 1 किलो राइस बेच के 2 किलो व्हीट खरीद रहा हूं. मैं 100 रुपए की चीज 200 रुपए की चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं और 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, यानी कि मेरे पास से जा रहे हैं 100 रुपए और आ रहे हैं 200 रुपए. तो मैं ये कहूंगा कि मेरे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है. हम एक्चुअली टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस को कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम जो चीज बेच रहे हैं वो कितने की है और जो हम चीज खरीद रहे हैं वो कितने की है. अगर जो चीज हम बेच रहे हैं वो महंगी है उस चीज से जो हम खरीद रहे हैं, तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है. और अगर हम जो चीज खरीद रहे हैं वो बहुत महंगी है और जो बेच रहे हैं वो सस्ती है, तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है. ये बहुत ही सादा लैंग्वेज में बात कर रहा हूं.
मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के टर्म्स ऑफ ट्रेड यूजुअली अनफेवरेबल ही रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेचता एग्रीकल्चरल आइटम्स है, कॉटन, राइस, जबकि खरीद रहा होता है बड़े बड़े कैपिटल इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो हम खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की चीज जो एक यूनिट करोड़ों रुपए की है, और हम बेच रहे हैं वो चीज जो एक यूनिट 2000, 4000, 5000 रुपए का है। तो इसलिए पाकिस्तान के टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल ही रहते हैं, क्योंकि हम जो बेच रहे हैं वो सस्ता है और जो खरीद रहे हैं वो महंगा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा किसी हद तक कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट को कंपेयर करें, और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो हमारी इंपोर्ट प्राइस। ठीक है। अब अगर हम कोई एक चीज एक्सपोर्ट कर रहे होते और कोई एक चीज इंपोर्ट कर रहे होते, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखना बड़ा आसान था कि जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस को देख लें, और जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस को देख लें, बात खत्म। लेकिन बात सारी ये है कि हम सैकड़ों चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और सैकड़ों चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और उन सब की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, और फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखना इतना सिंपल नहीं होता। हम जो जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सबकी 1 यूनिट की प्राइस को ऐड करके एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस निकालनी पड़ती है, और जो जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन सब की प्राइसेस को ऐड करके हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड करके एवरेज इंपोर्ट प्राइस निकालनी होती है, और उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई एक दो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते और एक दो चीजें इंपोर्ट कर रहे होते तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखना बड़ा आसान था। हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। लेकिन हम सैकड़ों चीजें, हंड्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़ देता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट करनी होगी और एवरेज इंपोर्ट प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। और एवरेज निकालना आपको पता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कि जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, उन सब की प्राइसेस को मैं ऐड करूंगा और टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस और एवरेज इंपोर्ट प्राइस आ गई। और हम एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस को एवरेज इंपोर्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड पोजीशन आ जाए। लेकिन माइंडेड कि यहाँ एक चीज और है, हम सिर्फ एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ एवरेज इंपोर्ट प्राइस नहीं निकाल रहे, हम उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पिछले साल एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस 500 रुपए थी, बहुत गौर से सुनिएगा, सीपीआई आप कर चुके हैं, आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट प्राइस, एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस 500 थी और इस साल वो 600 रुपए हो गई है, 600 हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा इंडेक्स हो जाएगा 120, क्योंकि बेस ईयर इंडेक्स 100 होता है। 500 को हम 100 के इक्वल एज्यूम कर रहे हैं, तो 600 कितना हो गया, 120 हो गया। क्योंकि 500 से अगर प्राइस 600 पे जा रही है, हमारी एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस अगर 500 से 600 पे जा रही है, तो 20% का इजाफा है, तो हमारा इंडेक्स हो जाएगा 120। ठीक है। तो इस तरह हमें उसको इंडेक्स में भी कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या रहे हैं, दोबारा से सुन लें, कि हम तमाम जो चीजें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन सब की इंडिविजुअल प्राइसेस को ऐड कर रहे हैं 1 यूनिट की प्राइस को, और टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस आ जाएगी। और एवरेज इंपोर्ट प्राइस में भी हम यही करेंगे, तमाम जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी 1 यूनिट प्राइस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज इंपोर्ट प्राइस आ जाएगी। अब अगर हमें ये देखना है कि पिछले साल के मुकाबले में एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस को अब क्या हो रहा है, तो हम उसे इंडेक्स फॉर्म में देखेंगे। अगर हमारी एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस 50% से बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 150 हो जाएगा इंडेक्स।
अगर हमारी एवरेज इंपोर्ट प्राइस 70% से बढ़ रही है तो हमारा इंडेक्स 170 हो जाए। ये बात आपको ऑलरेडी पता है और आई होप कि आपकी समझ में आ रही हो। तो पूरी फिर इक्वेशन क्या बन गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स इज इक्वल टू एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय एवरेज इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ जो है ये इंडेक्स होना चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स, ठीक है, ये मैंने इसको सही कर दिया। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स इज इक्वल टू एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय एवरेज इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे हम, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स निकल आएगा। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स 100 से अबव है तो इसका मतलब ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवरेबल है, लेकिन अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स हमारा 100 से बिलो है तो इसका मतलब है कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। मैं रिपीट कर दूं कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स 100 से अबव आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस ऊपर है इंपोर्ट प्राइस नीचे है और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो अगर अबव 100 आ रहा है तो ऑब्वियसली इस बात का मतलब यह है कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ज्यादा है और उसका मतलब है कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। लेकिन अगर एवरेज इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स ज्यादा होगा तो वैल्यू बिलो 100 आएगी और हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड एज अ रिजल्ट अनफेवरेबल होगा। तो इस तरह हम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मुझे बताएं यहां तक आप लोगों के बात समझ में आई या नहीं है? जी सर। असगर आपकी समझ में आ गई बात? यस सर। और हम बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड से देखना क्या चाह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस का क्या हाल है और हमारी इंपोर्ट प्राइसेस का क्या हाल, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारी इंपोर्ट प्राइसेस से ज्यादा। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे पैराग्राफ लिखा है कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज ऑब्वियस दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिपेंडेंट ऑन export prices and import prices. If we assume a comparative market, then export and import prices are influenced by demand and supply of exports and imports. Let's consider a few examples directly. अब देखें, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड से हम देख क्या रहे होते हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम एक्चुअली ये डिस्कस करने जा रहे हैं एक तरह से के टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में आपकी एक्सपोर्ट प्राइस और आपकी इंपोर्ट प्राइस को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब एक बात तो मैंने इस पैराग्राफ में कर दी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पोजीशन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस पर डिपेंड कर रही है, और हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड कर रही होती है। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स पर, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स और सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस डिपेंड कर रही होंगी, और एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस पर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पर पहला केस मैंने देखें क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स दी हुई है यहाँ पर। Due to extreme winters in Europe, demand for Pakistan's leather jackets increases. As a result, price of export jackets will increase, terms of trade will improve. क्या हो रहा है कि अगर यूरोप में बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान लेदर जैकेट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तानी लेदर जैकेट्स की डिमांड बढ़ेगी। पाकिस्तानी लेदर जैकेट्स की डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस ऑफ जैकेट्स बढ़ेगी, जिसका मतलब ये होगा कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, और जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होंगे। दूसरा केस देखें, मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू रिसेशन इन यूएसए, डिमांड फॉर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इज फॉलिंग, प्राइस ऑफ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ रिजल्ट इज फॉलिंग, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन। चाइना जो है वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, लेकिन अगर यूएसए में रिसेशन आ जाता है तो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड वहां कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस कम हो जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि चाइना के टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहे होंगे। ये और बात है कि यूएस के टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे होंगे, क्योंकि जो चाइना की एक्सपोर्ट प्राइस है वो यूएस की इंपोर्ट प्राइस।
चाइना की एक्सपोर्ट प्राइस फॉल होने का मतलब यह है कि यूएस की इंपोर्ट प्राइस फॉल हो रही है। इंपोर्ट प्राइस का फॉल होना टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करेगा, क्योंकि आप सस्ती इंपोर्ट खरीद रहे हैं, पहले से कम पैसे दे रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट प्राइस का बढ़ना टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करेगा। तीसरा केस देख लें, ड्यू टू अ बम्पर क्रॉप ऑफ बासमती राइस इन पाकिस्तान, supply of basmati rice increases in Europe, price of Pakistan's rice export price falls, as a result terms of trade will worsen। बज़ाहिर क्या लग रहा है कि जी अगर बासमती राइस की अच्छी फसल हो जाती है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी बात इस लिहाज से है कि अगर अच्छी फसल हो जाएगी तो बासमती राइस की प्राइस गिर जाएगी सप्लाई बढ़ने की वजह से, नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट प्राइस फॉल हो जाएगी और टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहे हैं। या मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, ड्यू टू कुवैत एंड इराक वॉर सप्लाई ऑफ ऑयल फेल एंड ऑयल प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइस फॉर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज इंक्रीज। जो ऑयल इंपोर्ट कर रही थी उनकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, और जब इंपोर्ट प्राइस बढ़ती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होते हैं। तो पता क्या चला कि डिमांड सप्लाई फैक्टर्स के चेंज होने से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चेंज हो रही है, और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेंज होने की वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड पोजीशन चेंज हो रही है। मुझे बताएं यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? जी सर। यस सर। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं एक दो दूसरे फैक्टर्स पर जो इनके अलावा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा हुआ है कि अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है, तो आपको मालूम है कि अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है और इंपोर्ट प्राइस कम हो रही है। भाई अगर पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग होता है तो लोगों को हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब ये और बात है कि उसका इफेक्ट क्या आएगा कि डिमांड कम हो जाएगी, इतना नहीं बिकेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड में माइंडेड हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट पर या टोटल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट पर क्या असर आएगा उसका। हम ये देख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्राइस को क्या हो रहा है और इंपोर्ट प्राइस को क्या हो रहा है। हमें ये गर्ज टर्म्स ऑफ ट्रेड में नहीं है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को क्या हो रहा होगा उसकी वजह से। अब अगर पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट करती है तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, जिसका मतलब है टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है। और एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने का मतलब ये भी है कि इंपोर्ट प्राइस कम हो रही है, और जब आपकी इंपोर्ट प्राइस कम होती है तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे होते हैं। ये तो याद रखें कि किसी भी मुल्क की कंट्री की करेंसी जब अप्रिशिएट होगी तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होंगे, और जब डिप्रिशिएट होगी तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन होने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्राइस गिर रही है और इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद जो एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है इन्फ्लेशन। आपके यहां अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन होना वैसे तो बुरी बात है, उसके बैड इन्फ्लुएंसेस आए, एक्सपोर्ट्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगेन टर्म्स ऑफ ट्रेड में मुझे नहीं देखना कि एक्सपोर्ट को क्या हो रहा है और इंपोर्ट को क्या हो रहा है। मुझे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में सिर्फ ये देखना है कि एक्सपोर्ट प्राइस को क्या हो रहा है और इंपोर्ट प्राइस को क्या हो रहा है। और इन्फ्लेशन का मतलब ऑब्वियसली ये है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही हो, क्योंकि जब आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी इन्फ्लेशन की वजह से तो आपको एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ानी पड़ जाएंगी, और एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, जबकि इंपोर्ट्स आपको रिलेटिवली सस्ती लग रही होंगी, क्योंकि जब लोकल गुड्स बहुत तेजी से एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो इंपोर्ट्स एक तरह से सस्ती पड़ रही है। तो इन्फ्लेशन का होना टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करेगा, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइसेस को बढ़ाएगा और इंपोर्ट प्राइसेस को कम करेगा। इसलिए इन्फ्लेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये और बात है कि ये खुशी की बात नहीं है, ये नुकसान की बात है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स फॉल होंगी, और इंपोर्ट प्राइसेस कम होंगी तो इंपोर्ट्स और बढ़ेंगी। हमारा करंट अकाउंट पोजीशन इससे खराब हो रही होगी। लेकिन अगेन हम टर्म्स ऑफ ट्रेड में सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस को क्या हो रहा है। माइंडेड इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो जब देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, इंपोर्ट प्राइस कम हो रही है, तो वो उसका मतलब ये निकालते हैं कि एक्सपोर्ट गिर रही होगी, इंपोर्ट बढ़ रही होगी,
तो वे कहते हैं कि सर ये बुरी चीज है। ऑब्वियसली बुरी चीज है, लेकिन हम जब बात टर्म्स ऑफ ट्रेड की कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है और इंपोर्ट प्राइस कम हो रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एटलीस्ट इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है। बहुत टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना खुशी की बात है या अफसोस की बात। माइंडेड के टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से देखें तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट्स ही कम हो रही है तो वो एक गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है। लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड को डील करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट प्राइसेस को देख रहे हैं और इंपोर्ट प्राइसेस को देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उससे हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को क्या हो रहा है और इंपोर्ट बिल को क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर, ऑल क्लियर। ठीक है, अच्छा जी। फिर मैंने यहां जरा सी कंक्लूजन भी लिख दी है कि सो इट कैन बी कंक्लूडेड that in general factors influencing demand and supply of exports cause a change in terms of trade. Apart from it, exchange rate and inflation can also influence terms of trade. अब ये मेन बात याद रखेंगे। अब मैं उस चीज पर आ गया जो मैं एक्चुअली आपको बार बार कह रहा था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से एक्चुअली एक्सपोर्ट को क्या हो रहा होगा और इंपोर्ट को क्या हो रहा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड की रिलेशनशिप। अब पहले तो डिफरेंस को समझ लें। वैसे तो आपको पता ही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस को देख रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम वैल्यू को देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट से कमा कितना रहे हम, और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, यानी इंपोर्ट्स के लिए टोटल पैसे कितने दे रहे हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड में मैं एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस को देख रहा हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैं ये देख रहा हूं कि टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी कंट्री कर रही है और टोटल इंपोर्ट्स कितनी कंट्री कितनी कर रही है। तो अब हम जरा सा ये देखेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव या वर्सन होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड पर क्या असर आएगा। ठीक है, और बहुत आसान है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स इंप्रूव होने से बास टाइम बैलेंस ऑफ ट्रेड पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बास टाइम नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। क्या होगा उसके लिए ये थ्योरी छोड़ के इसको आप बाद में खुद पढ़िएगा। डायरेक्टली जरा इस डायग्राम पे आ, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स दी हुई है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स दी हुई है, यानी ये मैंने एक्सपोर्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाया हुआ है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो रही है और एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होने की वजह से डिमांड कर्व D1 से D2 पर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होने से एक्सपोर्ट्स का डिमांड कर्व D1 से D2 पर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है और एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स फॉल हो रही है, आपको साफ पता चल रहा होगा क्योंकि डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्राइस 5 से 3 पे आ गई और एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी 300 से 250 पे आ गई। तो एक्सपोर्ट प्राइस फॉल होने से टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो रहा है, लेकिन मुझे जरा सा देख के बताएं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है। आपका वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं। टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस फॉल हो रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है? जल्दी। सर बताएं आप। तुम बताओ जल्दी से। असगर भाई, पहले एक्सपोर्ट्स कितने की हो रही थी? 5 रुपए प्राइस थी, 300 एक्सपोर्ट्स हो रही थी, तो 3 5 1500 की एक्सपोर्ट हो रही थी। अब कितने की हो रही है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 250, 750 रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है, नहीं हो रहा? यस। तो इसमें क्या मुश्किल बात थी? एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो रही है जब डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और आपको और कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि प्राइस भी फॉल हो रही है तो क्वांटिटी भी फॉल हो रही है, तो रेवेन्यू तो कम ही हो रहा होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। और जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ क्या हुआ
कि टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होने के साथ साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम को देखें आप, मैं जरा सा इनलार्ज करता हूं इसको। क्लियर नजर आ रही है? अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। प्लीज गौर से देखें, सुने और समझें। सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। आप दोनों डायग्राम्स में देखें, सप्लाई कर्व नीचे शिफ्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स का। अब मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं। सप्लाई बढ़ रही है एक्सपोर्ट्स की, come on, I'm waiting। डायग्राम ए पे और वर्सन हो रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है दोनों जगह पर, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस फॉल हो रही है। ठीक है, डायग्राम ए में भी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है, डायग्राम बी में भी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है। डायग्राम ए में एक्सपोर्ट प्राइस 5 से 2 पे आ गई, डायग्राम बी में 5 से 4 पे आ गई, तो दोनों जगह एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है, देखता हूं आप दोनों में हो से रहा है। क्या चीज। बी पे इम्प्रूव हो रहा है कॉस्ट। 5 पे जब 5 प्राइस थी तब क्वांटिटी जो जा 10 रहा थी। सप्लाई जा रहा था 10 था और 4 पे 18, तो तो डायग्राम मल्टीप्लाई बी करेंगे, बेहतर हो रहा है। तो डायग्राम बी जी में एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है, डायग्राम ए में जी एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डायग्राम ए में टर्म्स ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो रहा है। जी जबकि डायग्राम बी में टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो रहा है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इम्प्रूव हो रहा है, कॉस्ट सप्लाई बढ़ रही है। नहीं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप ये नहीं सॉरी कहेंगे कि सप्लाई रेवेन्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू सप्लाई तो रेवेन्यू दोनों जगह बढ़ रही है। आप ये कहेंगे कि सर डायग्राम बी में एक्सपोर्ट ओवरऑल रेवेन्यू रेवेन्यू। बढ़ रहा है और डायग्राम ए में एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है जी नमीर भाई, जी सर। समझ में आ रही है बात? जी जी। ठीक है, तवज्जो कहीं और है लग रहा है। नहीं नहीं सर। ठीक है, मैं फिर एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स दोनों मार्केट्स में बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉल हो रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो ही रहा है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा प्राइस और क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके। तो जब हमने देखा तो ए में एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है, बी में एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ बी में टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, जबकि ए में टर्म्स ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो रहा है। नमीर, आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गौर करके बताएं। ए में बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन क्यों हो रहा है और बी में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव क्यों हो रहा है? सर ये ए के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन क्यों हो रहा है, आप ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते देखे हैं? ना, प्राइस पहले 5 थी, एक्सपोर्ट करे थे 10, तो 5 10 50 रेवेन्यू था एक्सपोर्ट का। ठीक है, फिर 2 11 22, तो पहले एक्सपोर्ट रेवेन्यू था 50, अब रह गया 22, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन नहीं होगा क्या? जी सही सर। जबकि यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है ना? ठीक है सर, ये समझ आ गया। ठीक है, तो मैंने तो आपसे सवाल किया, आप मुझे जवाब तो दें कि पहले में वर्सन क्यों हो रहा है और दूसरे में इंप्रूव क्यों हो रहा है, और यहीं हमारी क्लास खत्म होगी। जल्दी बताएं। असगर आप बता सकते हैं? जो मैंने पहले बताया था। नहीं,
आपने सही बताया था कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू वहां बढ़ रहा है, वहां गिर रहा है, क्यों? जी वजह पूछो। क्योंकि पहले जब 5 प्राइस थी तब सप्लाई सिर्फ 10 था, लेकिन जब 4 पे कम कर दी तो सप्लाई 18 हो गया। और सप्लाई जब नहीं, डिमांड। 5 था, डिमांड डिमांड डिमांड। सॉरी, हाँ, डिमांड, जब देखें, तब सुन ले मेरी पहले बात, रेवेन्यू 50 था और अब 50 ज्यादा है। सुन 18 ले इंटू मेरी फोर बात। आप 64। दोनों को इसका जवाब पता है, जो बात मैं पूछ रहा हूं आप दोनों का को जवाब पता है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रही है आपका। जवाब क्या है कि भाई पहली डायग्राम में डिमांड कर्व हाईली इनइलास्टिक है और दूसरी डायग्राम में डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक है। जब इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर प्राइस गिरती है तो रेवेन्यू गिरता है, और जब इलास्टिक डिमांड कर्व पर प्राइस गिरती है तो रेवेन्यू बढ़ता है। नमीर, तुम्हें तो मैं वहां आके पूछूंगा जब तुमसे मुलाकात होगी। ये क्यों नहीं समझ में आई बात? जब ओके डिमांड ओके कर्व सर, अब आ गई। इनइलास्टिक है, जब डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर जब प्राइस फॉल होती है तो रेवेन्यू फॉल होता है। और इलास्टिक डिमांड कर्व पे जब प्राइस फॉल होती है तो क्योंकि क्वांटिटी मोर देन प्रोपोर्शनलिटी बढ़ जाती है, इसलिए रेवेन्यू बढ़ता है। तो वहां टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होने के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन किस लिए हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है। जबकि यहां पर टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स की डिमांड इलास्टिक है। आ गई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक खत्म होता है इस कंक्लूजन पर कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या होगा हमें नहीं पता। ये डिपेंड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पर। ठीक है, हाउ वुड अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड इन्फ्लुएंस बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जो कि हमने देख लिया। आई होप कि आपके सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आई हो चीज़ें, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।